नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गए। अब राहुल गांधी की विजिट है, वो 3-4 जगह लेक्चर देंगे, इंडियन डायस्पोरा से मिलेंगे, इंडियन स्टूडेंट से मिलेंगे, क्रॉस सेक्शन से मिलते हैं जैसा उनका, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो एड्रेस करेंगे। राहुल गांधी जब इस बार अमेरिका गए हैं तो बिल्कुल आम नागरिक की तरह गए हैं, क्योंकि उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो अब तो है नहीं, क्योंकि वो एमपी है नहीं। और अमेरिका में देखा गया जब वो इमिग्रेशन में उनको 1.5-2 घंटा लगा, भाई नॉर्मल सिटीजन की तरह नॉर्मल लाइन में लग के उन्होंने अपना इमिग्रेशन कराया। और मेरे हिसाब से ये सब लर्निंग प्रोसेस है और राहुल गांधी ही एंजॉय नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी जो कनेक्ट विद द कॉमन पीपल और मजबूत होता जा रहा है। खैर, आज हिंदुस्तान के समय से सुबह, अमेरिका के समय से कल रात, उन्होंने कैलिफोर्निया में कुछ हिंदुस्तानियों के सामने अपने भाषण शुरू किए और भाषण के टोन और भाषा से समझ में आ गया कि वो क्या क्या बताने जा रहे हैं। पहली चीज़ यह है कि राहुल गांधी के पास जो एक बोलने का स्थान था, वो बोलने का स्थान सदन था। सदन में वो अपनी बात कहते थे लोकसभा में, लेकिन राहुल गांधी ने एक जो प्रेजेंट भाजपा नेतृत्व है उसके हिसाब से एक भयंकर पाप कह लीजिए, गलती कह लीजिए कि उन्होंने अडानी जी का नाम लेने की सदन में हिम्मत कर। तो खैर, सदन में तो सिक्का चलता है स्पीकर का। तो राहुल गांधी की वो स्पीच जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से बहुत से प्रश्न मांगे थे सदन में कि भाई आप, अडानी जी आपके साथ ऑस्ट्रेलिया गए तो क्यों गए, जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे अडानी जी को बिजनेस मिला तो ये आप बताइए। ये सब स्पीच उन्होंने सदन में दी थी लोकसभा में, और उसके बाद उसको स्पीकर ने एक्सपंज कर दिया था, उसको निकाल दिया था। कुछ 9-10 जगहों से उनके जो भी उन्होंने कहा था निकाल दिया था। अब वहाँ तो मर्जी है भाई स्पीकर साहब की चलेगी, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली आज तक होता आया है, अगर कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोले, कोई ऐसी अमर्यादित भाषा बोले, वो करे तभी हटाया जाता है, लेकिन वैसे हटाया नहीं जाता है। स्पीकर साहब को कहीं से कहा गया होगा कि भाई हटा दो, तो उन्होंने हटा दिया। और उसके बाद ये माना गया कि राहुल गांधी अब थोड़े मुश्किल होते जा रहे हैं, तो सबसे अच्छा उपाय ये था कि किसी तरह से उनको संसद से बाहर कर। वो संसद से बाहर हो गए, उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई, और अभी तो हाल फिलहाल नहीं लग रहा है कि वो इस संसद में कम से कम वापस आ पाएंगे। और ये बीजेपी को भी सूट कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये राहुल गांधी को भी सूट कर रहा है। अब उनको अपनी बात कहने के लिए जब आपने लोकसभा का पटल बंद कर दिया, तो नो ही कैन गो एट एनी प्लेस, कहीं भी फोरम पे वो अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने ये बात अपनी ठीक से कर्नाटका में कही, और अब वो अमेरिका पहुंचे हैं तो अपनी बात कह रहे हैं। अमेरिका में उन्होंने कुछ ऐसे बेसिक तथ्य बताए जो नेतृत्व, और वो अब इस समय बिल्कुल साफ साफ हैं, वो साफ साफ मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, उनकी कार्यकुशलता, उनके नेतृत्व में सवाल उठा रहे हैं। और ये ठीक भी है। जब अच्छा, ये कहना कि इनके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगा था कि भाई उन्होंने यूके में जाके हिंदुस्तान के बारे में कहा, वो साफ साफ है कि मैं तो अमेरिका में भी जाके बात कह रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी ने विदेशी धरती पे ये कहा था कि भारत में पैदा होने वाले लोग 2014 से पहले बहुत शर्मिंदा होते थे, इस तरह की बातें कही गई थी। तो उसके मुकाबले तो ये केवल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो इन्होंने मूल रूप से किया, वो क्वेश्चन ये किया कि ये कोई भारत में कुछ लोगों को ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारी है कि उनको लगता है कि वो सब जानते हैं। और ये हम और आप रोज सुबह से शाम तक देखते हैं, ये भारत की बहुत कॉमन बीमारी है। इसमें कोई राहुल गांधी ने जाके कोई नया चीज बोली हो, मुझे नहीं लगता। ये हम और आप रोज देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनको सब पता है। अच्छा, अब क्या हो गया है कि एक उसमें से एक कैटेगरी ये भी हो गई है जो ये मानती है क्योंकि वो नेतृत्व को पता है, द बॉस नोज, द लीडर नोज, और वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, इसलिए हम उसको, आपको क्या पता है, वो तो सब सही कहता है। राहुल गांधी ने अपने उसमें जब भाषण दिया तो उन्होंने इस बात को बहुत ठीक ढंग से रेखांकित किया। उन्होंने इसको भी रेखांकित किया जो हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान की परिभाषा उन्होंने की। उन्होंने हिंदुस्तान की परिभाषा ये भी बताई कि ये जो भारत है, ये यहाँ पे रिस्पेक्ट है, यहाँ पे जो हमारे मूल तत्व हैं जिसको बन के हम भारतीय बनते हैं, उसमें हमारे अफेक्शन है, लव है, रिस्पेक्ट है, और हमारे यहाँ कहीं से भी नॉट बीइंग वायलेंट है, एरोगेंस नहीं है। लेकिन ये सारे गुण उनके अनुसार उस नेतृत्व में जो आजकल इससे मंत्रमुग्ध है कि मैं सब जानता हूँ, और उस पर उन्होंने बात की। उनका कहना यह है कि ये जो नेतृत्व है, इससे ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्टों को भी पढ़ा दे पाठ, ये हिस्टोरियन सबसे बड़ा, ये हिस्ट्री वालों को भी बताता है कि हिस्ट्री क्या है,
ये वॉरफेयर आर्मी वालों को बताता है कि लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए, ये फ्लाइंग का है एयरफोर्स वालों को बताता है कि इसमें फ्लाइंग कैसे करनी चाहिए, सब कुछ है। लेकिन अंतोगत्वा ये सारे लोग मीडियोक्रेटी वाले, मीडियोक्रेसी के में हैं, ये लोगों को कुछ नहीं पता है। और जो बेसिक हिंदुस्तान की जो ताकत है, उसको ये नहीं समझ पाए हैं। हिंदुस्तान की ताकत राहुल गांधी के हिसाब से आर वे ऑफ लाइफ है। उस वे ऑफ लाइफ में हम सब साथ रहे हैं, हम सब बिना नफरत के रहे, ये हमारे में इनकलकेट किया जाता है। पहले दिन से जब हम पैदा होते हैं तो धीरे धीरे भाई सबके साथ रहना है, हम सब एक हैं, ये इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं। जो नया भाजपा का नेतृत्व जो ये बातें नहीं बताता है, वो दूसरे ढंग से इसको एड्रेस करता है। तो एक तो राहुल गांधी ने ये कहा। राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो उन्होंने ये कहा, इस तरह के लोगों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। और उन्होंने कहा कि मोदी जी के बारे में उनका ये कहना था कि अगर वो भगवान के पास भी जाके बैठ जाएं और भगवान उनके पास आ जाएं तो मोदी जी भगवान को भी बताने लगेंगे कि कैसे चलाया जाता है और कैसे होना चाहिए। ये उन्होंने लाइटर वेन में कही। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें जो हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कहाँ मोदी जी ने शिक्षा दी थी कि किस चीज़ को कैसे चलना चाहिए। मैं कुछ आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ और आपके साथ बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा जो एक कलई उतर जाती है। पहले अगर आपको याद हो, आप जो बच्चे हैं उनको नहीं होगा, लेकिन जो 50 साल के ऊपर हैं, घर में कलई करवाने वाला आता था। जो पीतल और उस तरह के बर्तन होते थे उसमें कलई हो जाती थी और उस पर फिर खाना बनता था, जिससे अब कलई उतर रही है। कलई उतर गई है, रंग उखड़ रहा है और चीज़ें दिखने लगी हैं कि क्या हो रहा है। उसका मुख्य यह है कि मोदी जी भी जा रहे हैं स्टेट विजिट पे। मोदी जी अमेरिका स्टेट विजिट पे जून में जा रहे हैं, जून के तीसरे सप्ताह में। और उनका एक स्टेट डिनर है 22 जून 2023 में। स्टेट विजिट बड़ी चीज़ होती है, पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए। स्टेट विजिट बड़ी चीज़ होती है। अमेरिका अपने यहाँ 5 तरह की विजिट्स को बोलता है फॉर अ हेड ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य के जो प्रमुख होते हैं उनके लिए 5 तरह की विजिट की कैटेगराइज किया है। सबसे ऊपर है स्टेट विजिट, फिर है ऑफिशियल विजिट, फिर है ऑफिशियल वर्किंग विजिट, फिर है वर्किंग विजिट और लास्ट है प्राइवेट विजिट। तो ये 5 तरह की विजिट वो करता है। स्टेट विजिट में क्या होता है कि ये हेड ऑफ स्टेट जब तक वो ऑफिस में है तभी उसके लिए ये वो है। इसको अमेरिका का प्रेसिडेंट इनको बुलाता है और फिर ये वहाँ पे स्टेट विजिट पे जाते हैं। यूएस प्रेसिडेंट, इनको रोकने का इंतजाम व्हाइट हाउस के पास ब्लेयर हाउस में होता है, जहाँ पे ब्लेयर हाउस में रुकते हैं। इनको 21 तोपों की सलामी दी जाती है, इनके लिए अलग से एक ऑफिशियल लंच, ऑफिशियल डिनर, ये सब होता है। मतलब पूरा शान और शौकत होती है। मैं थोड़ा एक जानकारी और दे दूं वापस मोदी जी के जो बढ़िया चीज़ें बताने के लिए, कैसे कैसे उन्होंने बताया कि कैसे जहाज़ चलता है, कैसे कैमरा चलता है। मैं एक चीज़ और बता दूं, अटल बिहारी 2000 से के बाद का, पिछले 23 साल का है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब 2 बार अमेरिका गए थे, पर वो कभी स्टेट विजिट का उनको नहीं मिला था। मनमोहन सिंह 4 बार अमेरिका गए, केवल एक बार नवंबर 2009 में उनको स्टेट विजिट पे वो गए थे, मतलब ऑफिशियली वो स्टेट विजिट का रुतबा उनको मिला था। नरेंद्र मोदी जी ऑफिशियली अभी तक 3 बार अमेरिका गए, ऑफिशियली जो गए हैं। 2014 में वो वर्किंग विजिट पे थे, 2017 में वो ऑफिशियल वर्किंग विजिट पे थे, और सितंबर 2019 का याद है ना, अब की बार ट्रंप सरकार, वो उनकी रैली इन ह्यूस्टन टूर था, जो लिखा जाता ऑफिशियली रैली इन ह्यूस्टन। मोदी जी एक ह्यूस्टन में रैली करने गए थे। अब की बार मोदी सरकार चुनाव की उसमें गए थे, चुनावी सभा में गए थे। ये पहली बार 2009 के बाद 14 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में किसी को अमेरिका स्टेट विजिट पे बुला रहा है, तो ये बड़ी बात है। अब मैं आ जाता हूं कि जरा जो राहुल गांधी ने कहा और जो हमारे मोदी जी जैसे सब जानते हैं, तो जो सबसे बड़ा उन्होंने साइंटिस्टों को बताया था और जो सबसे बड़ा इनोवेशन उनका है, उसमें 2 इनोवेशन आपके साथ वो कर लूँ। एक तो उन्होंने बताया था कि कैसे नाली के गंदे पानी से कैसे गैस निकलती है। सुन लीजिए सर, क्योंकि ये एक बड़ा भारतीय साइंटिस्टों को उन्होंने मार्ग दिखाया था कि नाली से गैस बना दो। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था।
अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। दूसरा इन्होंने साइंटिस्टों को और अचंभित ये कर दिया था कि एक इंटरनेशनल फोरम पे बोल रहे थे, कोई घर के साइंटिस्ट इंटरनेशनल फोरम पे। देखिए, कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। जब आप मोटिवेशनल स्पीच कोई बताता है, आपको कोई ट्रेनिंग देता है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो उसमें वो कहता है कि भैया सब कुछ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस जरा देख लीजिए, ये भी स्पीच सुन लीजिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे अलग करके कैसे पानी बनाया जा सकता है, कैसे ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, ये मतलब जो मैं पूरा नहीं लगा रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आधा 1 मिनट का लगा रहा हूं। विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा, तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहाँ पर ये विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हवा में से और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। जो वहां पे वो भी हतप्रभ थे और उन्होंने भी जब कहा कि हम लोग तो इसलिए हंस रहे थे कि ऐसा क्रिएटिव आदमी तो आज तक दुनिया में दिखा ही नहीं है। तो दो आपको साइंटिस्ट होने की करामात मैंने दिखा दी। अब जरा आ जाइए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि इनको फोर्सेस को, खास करके एयरफोर्स को उन्होंने बताया कि मैंने उनको सलाह दी कि जो बादल हैं, रडार इस समय पकड़े हैं ना, मार दो पुलवामा पे, बालाकोट पे, इसी समय चले जाओ, दो हाथ कर दो। सोचिए, रडार बादल में काम नहीं करेगा। कितना इन्होंने ज्ञान दिया होगा, कितने लोग, मतलब पूरे एयरफोर्स वाले आज तक नाम ले रहे होंगे कि भाई वाह, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला, दुनिया के किसी देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला। एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में दो विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे, क्या करें।
देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्राउड है, जाइए, चल पड़े। एक और जो हम सब लोग भाई मैथ्स पढ़ते थे और हमारे लिए ये बताते हैं, हमारा मैथ्स का पीरियड मतलब जो हम लोग के साथ थे थोड़ा टफ होता था, वो वाले टीचर थोड़े टफ होते थे, मैथ्स के, गणित के टीचर जो। लेकिन अगर मोदी जी टीचर मिल जाए, अरे A+B का जरा सुन तो लीजिए फॉर्मूला, तबीयत खुश हो जाएगी। मतलब अब इतने सीनियर हो गए हैं, समय नहीं है, अगर कहीं यंग होते तो आप अपने बच्चों को सारा कोटा फोटा कोचिंग छोड़ के इसी में भेज देते। A+B क्या क्या आपको ऐसा मैथ्स के फॉर्मूले समझा दिए जाते, वो भी सुन लीजिए। मैथमेटिक्स में A² + B² करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए A + B इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, A + B इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है। ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया, तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। ये अब थोड़ा सा हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री भी जानना है। तो तक्षशिला को नालंदा, तक्षशिला पाकिस्तान में है, लेकिन खींच के अगर ले आने की अगर आपके पास विल पावर हो तो खींच के आप उसको बिहार में नालंदा के बगल में ला सकते हैं। नालंदा जहाँ से नीतीश कुमार जी पहले MP भी रहे हैं, जॉर्ज साहब भी एक बार MP रहे हैं, वहाँ तक खींच के ले आइए। ये तो विल पावर की बात है, ताकत की बात है। और जो आदमी स्पिरिचुअली अवेकेंड है, जो जिसके पास ये आत्मबल है ना, तो वो पाकिस्तान से तक्षशिला को क्या खींच लाए। अगर किसी दिन ज़रूरत पड़ी तो लंदन को हम वाशिंगटन को खींच के ले आएंगे, इसमें कौन सी है, आत्मबल चाहिए क्यों। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। अब एक और बात देखिए, ये आपके, मैं इसको मानता हूं कि जो बहुत लोग हैं जो बहुत ध्यान लगाते हैं, जो बहुत बड़े साधु सन्यासी होते हैं, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। कबीर, गोरखनाथ और नानक, 3 अलग अलग कालखंड के लोगों को एक जगह ले आके बिठा देने की आज तक कौन देश का ऐसा, मतलब ऐसा आध्यात्मिक गुरु हुआ है जिसने ये सोचा हो। एक जगह बिठा दिया साहब, और एक जगह बिठा के बातचीत आपस में करा दी, और वहीं से जो भारत की जो स्ट्रेंथ है वो वहां से कितना उसको फायदा हुआ होगा, जब कबीर, गोरखनाथ और नानक जी एक जगह बैठ के सब बात कर रहे होंगे। महात्मा कबीर को उनकी ही निर्वाण भूमि से मैं एक बार फिर कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। और मैं चलते चलते एक अंतिम बात और कर दूं कि सम लीडर हु सीज अहेड ऑफ टाइम। नेहरू जी थोड़ा अहेड ऑफ टाइम देखते थे, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने समय से आगे की चीज़ों को देखते थे। लेकिन मोदी जी को तो कोई बीट नहीं कर सकता है। मोदी जी केवल समय से आगे की चीज़ों को देखते ही नहीं थे, यूज़ करते थे। है कोई माइकल लाल जो चीज़ें मन में आई आपको रीड कर लें और हम उसको यूज़ करने लगे। मोदी जी का ये भी देख लीजिए। ये देखने से पहले 87-88 में मोदी जी अपने वीरग्राम के में अपने जगह वो तस्वीर खींचते थे माननीय अडवाणी जी की, और सोचिए अडवाणी जी को भी बताते थे कि डिजिटल कैमरे से खींच देते थे और ईमेल के जरिए उसको दिल्ली भेज के पेपर में निकलवा देते थे। मोदी जी ऐसा कर देते थे कि अडवाणी जी वाह वाह, अडवाणी जी लाजवाब हो जाते थे भाई। और इसीलिए मुझे लगता है कि अडवाणी जी ने अपना, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गोवा में कहा कि भाई इनको हटाइए और ये गोधरा का कांड हुआ है, तो अडवाणी जी ने कहा कि ऐसा आदमी तो हुआ ही नहीं जो, मतलब 87-88 में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सबने फैक्ट चेक किया। 1990 में यूएस में पहला डिजिटल कैमरा आया। जो इंटरनेट आया वो अगस्त
15 अगस्त 1995 में हिंदुस्तान में बीएसएनएल ने उसको शुरू किया। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे। लेकिन आडवाणी जी को पहुंचा दिया गया था 87-88 में डिजिटल कैमरा भी, इंटरनेट भी। तो आडवाणी जी को अगर इस तरह का कोई उनके पास व्यक्ति हो जो इतना चमत्कार कर सकता हो, तो कैसे उसको बैक नहीं करेंगे। तो आडवाणी जी ने बैक किया था। खैर, इस तरह के किस्सों को बता के अब ये इससे देश का सम्मान कितना बढ़ा है, ये बात तय करिए कि कितने लोग जो इसको सुनेंगे, आपको देख के वाह वाह कितने के मुंह से निकलेगा, और आह आह कितने के मुंह से निकलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।